ठीक उसी जगह पर जहां पर अब से 25 घंटे पहले एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और लगभग 20 लोग घायल हैं, वहां से हम आपको इस धमाके से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके जरिए इस पूरे मामले की परतें खुल रही हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यह आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की जांच के साथ जो दोषी हैं वो सब सामने आएंगे और इस पूरे मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आपको इन्वेस्टिगेशन पर खास करके पूरा अपडेट अगले 1 घंटे के भीतर हम देने वाले हैं। लेकिन यहां से सबसे पहले मैं आपको इस धमाके की और उसके इन्वेस्टिगेशन की 5 बड़ी बातों के साथ शुरुआत करती हूं। पहली बड़ी खबर यह कि गृह मंत्रालय में अहम बैठक के तुरंत बाद दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को धमाके की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी है। तीसरा अपडेट यह है कि ब्लास्ट वाली जगह से फोरेंसिक टीम ने 42 एग्जिबिट्स यानी सबूत जुटाए हैं। इनमें उस i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके पार्ट्स, टायर, चेसी, सीएनजी सिलेंडर, बॉनेट के पार्ट्स, इसके समेत दूसरे हिस्से शामिल हैं। कल से इन सबूतों की जांच शुरू होगी जिससे विस्फोटक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चौथा अपडेट यह है कि फरीदाबाद में जहां विस्फोटक किराए के कमरे में रखा गया था उसका किराया डॉक्टर मुजम्मिल ने 13 नवंबर तक का ही दिया था। पांचवा अपडेट यह है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसे लेकर चलने वाला डॉक्टर उमर दावा है कि धमाके से पहले 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक पार्किंग में ही मौजूद था। एक हुआ है, सवाल अनगिनत हैं। आपके मन में भी कई सवाल होंगे और हम एक एक करके, यानी मैं और मेरे सहयोगी अरविंद ओझा एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत से सवाल हैं। मास्टरमाइंड कौन था? कितने लोग इसमें जुड़े हुए थे? डॉक्टरों का आखिर इसमें लेना देना क्यों हो गया? किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था? क्या यह फिदायीन हमला था? क्या ये फिदायीन हमला अगर नहीं था तो किस तरह की प्लानिंग इससे जुड़ी हुई थी? जो पार्किंग है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। इन सारे सवालों का एक एक करके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन 5 वीडियो पर नजर डालते हैं, उन 5 वीडियो की चर्चा करते हैं जिनको खास करके जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इस समय देख रही हैं, खंगाल रही हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली को 14 साल बाद धमाके से दहलाने वाले तभी सजा पाएंगे जब इन 5 वीडियो की गुत्थी जांच एजेंसियां सुलझा पाएंगी, जिनके सबूत तो बटोर लिए गए लेकिन सिरों को जोड़ना बाकी है। अभी तक तो यही क्लियरिटी नहीं है। जोरदार धमाका हुआ, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ, 10 लोगों की मौत हुई। अब ये धमाका किस वजह से हुआ इसकी क्लियरिटी दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं दे रही है। अगर आप एक सामान्य ट्रैफिक लाइट को भी देख लें, आप उस पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की संख्या को देखिए। आप चारों तरफ देखते हुए उन सीसीटीवी कैमरास को देख सकते हैं और यहाँ की हर ट्रैफिक लाइट पर, हर पोल पर आपको इस तरीके से सीसीटीवीज की मौजूदगी दिख जाएगी। तो इस तरह के इलाकों में ऐसी कोई घटना हो जाए, ऐसी वारदात जिसको, और वो सीसीटीवी के फीड को लगातार मॉनिटर, यहीं पर जो पुलिस की मौजूदगी जो भीतर है, जो थाना है यहाँ पर, वो हर जगह इसको बहुत बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। ऐसे ही हर सीसीटीवी कैमरे का सिरा पकड़कर धमाके वाली कार यानी सफेद रंग की Hyundai i20 कार, जिसका नंबर है HR26CE7674, इसके 5 वीडियो इस वक्त जांचे जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1, तारीख 29 अक्टूबर, वक्त शाम 4:20 का, यानी दिल्ली में धमाके से 12 दिन पहले, जिस दिन दावा है कि यह कार पुलवामा के डॉक्टर उमर ने फरीदाबाद में खरीदी
और उसी दिन इस कार की प्रदूषण जांच कराई जाती है। इस वक्त वीडियो में 3 लोग दिखते हैं। ये 3 लोग कौन हैं? एक अगर इनमें डॉक्टर उमर है तो बाकी 2 लोग इस वक्त कहां हैं? खबरदार करता पहला सवाल इसीलिए है 29 अक्टूबर से 10 नवंबर शाम 6:52 के बीच कितने लोग इस धमाके वाली कार नंबर HR26CE 7674 से जुड़े रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि धमाके के दिन जिस कार से ब्लास्ट होता है उसके दूसरे वीडियो में 10 नवंबर मतलब सोमवार को सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा के सीसीटीवी में यह कार कैद हुई है। इस वीडियो को गौर से आप भी देखिए, आप भी खुद इस रिपोर्ट को देखते हुए जांचिए। इस वक्त कार में केवल एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखता है। दावा होता है कि यह पुलवामा का डॉक्टर उमर है जिसने मास्क पहन रखा है। अब खबरदार करता यह सवाल आता है कि धमाके वाली कार लेकर सोमवार को अकेले डॉक्टर उमर ही निकला था। उमर मोहम्मद, ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसके आतंकी मॉड्यूल के एक के बाद एक 8 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो पैनिक हो गया, उसके बाद फिर वो I-20 कार लेकर, ऐसा लगता है कि पहले से भी तय साजिश थी, उसके बाद वो आता है और यहाँ पर धमाका कर देता है। क्या वाकई दिल्ली में धमाका हड़बड़ी का नतीजा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की ATS, ये सब मिलकर फरीदाबाद के मॉड्यूल को खत्म करने में जुट गए थे। क्योंकि जिस ब्लास्ट के तार पुलवामा से लेकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली तक आकर जोड़े जा रहे हैं, क्या वहां पर लाल किले के पास उसी दिन को धमाका करने वाला डॉक्टर उमर चुनेगा जब सोमवार को दिल्ली का लाल किला सैलानियों के लिए बंद रहता है? ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर सामने की तरफ आप जाएं, जो मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन चूंकि आप समझ सकती हैं और समझा भी सकती हैं, सामने की तरफ अगर आप बोर्ड देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सोमवार को लाल किला बंद रहता है। लाल किला बंद रहता है। इस लाल किले परिसर के ये बैरिकेडिंग पूरी की जाती है और खासतौर से जिस तरह से एक बार भीड़, इसकी उग्र भीड़ इसके अंदर घुस गई थी, उसके बाद सुरक्षा एहतियात और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाई गई है। जो सोमवार को लाल किला बंद रहता है, इस वजह से भीड़ कुछ कम यहाँ पर थी। धमाके वाली कार को लेकर चलने वाला डॉक्टर उमर क्या वाकई हड़बड़ा गया था? क्योंकि 2 और वीडियो सामने आए हैं जहां धमाके वाले दिन सोमवार को 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में डॉक्टर उमर दाखिल होता है। मुंह पर मास्क लगा है, कार में कोई और नजर नहीं आता। फिर इसके बाद शाम 6:48 पर पार्किंग से ये कार निकलती है। यहाँ भी डॉक्टर उमर दिखता है। इस बीच सीसीटीवी वीडियो में दावा है कि 3 घंटे 29 मिनट तक पार्किंग के भीतर डॉक्टर उमर लगातार इसी कार के भीतर बैठा रहा। तो सवाल है कि क्या धमाके वाली कार में किसी और के आने का इंतजार डॉक्टर उमर 3 घंटे 29 मिनट तक करता रहा? अगर कार को फिदायीन हमले की तरह ले जाकर लड़ा ही देना था तो उमर मास्क क्यों पहन रखा था? क्या ये साफ है कि डॉक्टर उमर भी धमाके में मारा गया या फिर उसने कार को स्लो मूविंग ट्रैफिक के बीच अचानक छोड़ दिया? डॉक्टर उमर के साथ 29 अक्टूबर को कार में दिखने वाले बाकी लोग इस वक्त कहां हैं? अरविंद ओझा के साथ हम ये बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पहले मैं आपको उस रास्ते के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा पहलू है। सुनहरी बाग मस्जिद का जो पार्किंग है वो पीछे के हिस्से में है। उधर से गाड़ी चलती हुई इसी रास्ते पर आई, इसी सड़क के रास्ते पर चलती हुई आई। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे बाईं तरफ, यहाँ पर सुनहरी बाग जो मस्जिद से आती हुई गाड़ी है वो यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर उसको क्रॉस किया। चांदनी चौक मार्केट का एंट्री एक ये भी हो जाता है, उसके आगे गौरी शंकर मंदिर हो जाता है। 400 मीटर आगे इलेक्ट्रॉनिक का बाजार है, उसको क्रॉस करते हुए, पार करते हुए, मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन को पार करते हुए वो गाड़ी आगे से यू टर्न लेती है। 400 मीटर लगभग आगे जाकर वो यू टर्न लेती है और वहां जहां पर आप सफेद देख पा रहे हैं मेरे पीछे, वहां पर रेड लाइट के पास आकर, यानी सबसे करीब जब वो गाड़ी पहुंचती है लाल किले के रेड फोर्ट के सबसे नजदीक जब पहुंचती है तो यहां पर आकर उसमें विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से यह सीधा सवाल उठ रहा है कि क्या लाल किले के बेहद नजदीक पहुंचकर धमाका करना ही सबसे बड़ा उसका लक्ष्य था। जब से यह धमाका हुआ है 6:52, शम्स ताहिर खान भी यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अरविंद ओझा 6:52, आइए शम्स आइए, 6:52 से लेकर लगातार इस लोकेशन पर स्पेशल सेल के साथ NIA के इन्वेस्टिगेशन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए शम्स आइए, आप भी आइए हमारे साथ। देखिए, और अब जो चीज सामने आ रही है, सबसे पहले अरविंद एक पहलू को हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर शम्स। और पहली चीज, बोनेट जो हल्का खुला हुआ दिखता है,
पार्किंग की ही सीसीटीवी में वो दिखता है, उसके बाद रस्सी से बंधा हुआ दिखता है। क्या है ये मामला? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं बदरपुर का टोल प्लाजा। वहाँ पर जो सीसीटीवी में कैप्चर होती है i20 कार, वो सामान्य होती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है और पार्किंग तक पहुँचती है तो कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज वो दिल्ली पुलिस को मिले जिसमें पहले बोनट खुला हुआ नहीं था, उसके बाद बोनट खुला हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में एंट्री के बाद बहुत मुमकिन है कि उसमें आईडी फिट किया गया हो, एक्सप्लोसिव फिट किया गया हो, ये एक आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला वो इनपुट तो आ गया था, लेकिन जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला सीसीटीवी फुटेज से ही मिला, क्योंकि जब i20 कार कैमरे में कैद हुई और उसमें जो शख्स बैठा था उसको आइडेंटिफाई किया गया तो वही अब्सकॉन्डिंग टेररिस्ट था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में जो टेरर बस्ट हुआ था उसमें जो अब्सकॉन्डिंग टेररिस्ट था। और ये सबको मालूम भी था, फरीदाबाद पुलिस को मालूम था, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मालूम था कि ये अब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है। एक तरफ 24 घंटे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलता है, 2900 किलो एक्सप्लोसिव रिकवर होता है और उस ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान वो आतंकी आता है लाल किले के पास और i20 कार में धमाका हो जाता है। शम्स, दिल्ली में हमने वो दौर भी देखा है जहां पर सीधे सीधे हम बसेस में भी जब ट्रैवल करते रहे यहाँ पर, उसमें ये हमेशा कहा जाता था, लिखा रहता था कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। ये जो इतने लंबे फासले जिसमें हम सब दिल्ली में रहते हुए बहुत सुरक्षित महसूस करते रहे हैं, इतने दिनों बाद ये जो सीसीटीवी का एंगल इसमें आ गया है, यानी एक कोई एंगल ही नहीं है उसके बदरपुर से निकलकर यहाँ तक आने में जो कि छूट जाए, वो सारी चीजें सामने रहेंगी। असल में श्वेता, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं अब तक, ये पहला ऐसा मामला जिसमें एक चलती कार में अटैक हुआ है। जो मॉड्यूल है, चाहे आप जिस बात करें, आप जैसे पुलवामा को इससे नहीं जोड़ेंगे, वो चलती गाड़ी आकर वो काफिला है, क्योंकि वो फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। लेकिन दिल्ली में चलती कार में लाल किले के सामने ये धमाका, तो इसीलिए ये बड़े सवाल हो रहे हैं कि क्या टारगेट ये था, क्योंकि 3 घंटे 4 मिनट तक पार्किंग में वो बैठा हुआ है, 3 घंटे 4 मिनट तक वो उतरता नहीं है, उसके बाद बाहर निकलता है, 15 मिनट के अंदर यूटर्न लेके आता है और यहाँ पे धमाका, जबकि पास सामने चांदनी चौक है, बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं। तो इसीलिए एक सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ये टारगेट था, गफलत से ये धमाका हुआ, पैनिक सिचुएशन में हुआ? क्योंकि उससे कुछ मिनट पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट किया था कि तुम कहीं भी छुपो, बच नहीं पाओगे, और सुबह उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, ये डॉक्टर उमर के लिए। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन था ये पूरा, जिस तरह से, और बिल्कुल इसमें अच्छा, जो शम्स भी बता रहे थे, इसमें अच्छा काम तो हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पनपा ये जो पूरा टेरर मॉड्यूल, एक लिंक मिला पोस्टर से, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, वहाँ धरपकड़ हुई, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, धरपकड़ हुई, लेकिन एक लूज पॉइंट छूटा। और यहीं पर हम इसलिए बोले हैं कि क्यों एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जब वहाँ पर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पहले 350 केजी अमोनियम नाइट्रेट रिकवर होता है, उसके बाद कुल मिलाकर 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर होता है, डॉक्टर अरेस्ट होते हैं, एक जो उसमें डॉक्टर है वो फरार हो जाता है। अब ये बात फरीदाबाद पुलिस को मालूम है, जम्मू कश्मीर पुलिस को मालूम है, तो जाहिर सी बात है फरीदाबाद से सटा क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली पुलिस को भी मालूम होगा और तस्वीर भी होगी। उसके बावजूद भी वो टेररिस्ट फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री करता है, बदरपुर बॉर्डर से कई किलोमीटर तक सफर करके लाल किले के पास आता है। इसलिए ये भी देखा जा रहा है क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्या एक ऐसी चूक हुई। मास्क भी लगाया था, एक तो अव्वल मास्क उसने लगाया था शम्स, दूसरा क्या आपको वो ट्वीट लग रहा है कि वो एक अहम रहा उस गफलत की? दो चीजें हैं जो सवाल पैदा कर रही हैं। पहला ये कि इससे पहले देश में कभी चलती कार में ब्लास्ट हुआ नहीं। कोई भी आतंकवादी जब इस तरह के हमले करता है उसके दो ही मकसद होते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना, दूसरा इंटरनेशनल पब्लिसिटी हासिल करना। उसके लिए आप लाल किला जैसी जगह है या फिर बाकी सरकारी इमारतें हैं, बाकी आप जगहों को निशाना बनाकर नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। जब ये धमाका हुआ कार चल रही थी, ट्रैफिक स्लो था। देखिए, पहला आपको ये बताएं कि ये हम उस सड़क पे हैं कि अगर धमाका पीछे नहीं हुआ होता तो वो गाड़ी इसी सड़क से जाती। वो इधर से आई थी, गाड़ी इधर से आई थी और आगे से यू टर्न लेकर आई। और जो शम्स जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो जैन मंदिर है, उसके बगल में एक हिंदू मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, सब कुछ है यहाँ पर जी। तो इसीलिए इस चलती गाड़ी में सड़क पर करना यही सवाल पैदा कर रहा है, जो कि ये पैनिक सिचुएशन में हुआ, गफलत में हुआ या कोई और फॉल्ट था। क्योंकि
चलती गाड़ी में सड़क पर धमाका करने का अभी तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है और आपको ज़्यादा पब्लिसिटी चाहिए तो फिर आप किसी यहीं चांदनी चौक में वो गाड़ी लेकर, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। पार्किंग में छोड़ आप यहीं जो अभी बता रहे हैं, आप ये एक साथ यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अगर वहाँ धमाका होता तो आप उसका आप समझ सकते हैं कि क्या असर होता। तो इसीलिए ये बात अभी भी जो दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, जो तमाम आला अफसर, उनका ये मानना है कि ये यहाँ पे टारगेट नहीं था, टारगेट कुछ और था। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा शम्स बता रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो लाल किले से करीब आगे अगर हम जिस रूट पर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लेकर उस रूट से आया, लेफ्ट हैंड साइड में गौरी मंदिर आपने बताया, जैन मंदिर आपने बताया, और यू टर्न लेकर वो यहाँ पर आता है। 3 घंटा वो लाल किले के पास पार्किंग में क्यों बैठा था, कार से क्यों नहीं उतरा, और उसके बाद फिर 3 घंटे तक वहाँ क्या करता रहा, और उसके बाद फिर वो यू टर्न लेकर क्या करता है। अब जाहिर सी बात है कोई एक प्लानिंग तो होगी उसके दिमाग में, तभी वो 3 घंटे वेट करता है। और शाम के वक्त की मैं आपको बताऊं, सोमवार को लाल किला बंद होता है, लेकिन जो ये गेट है लाल किले का, यहाँ भारी भीड़ होती है, लोग वीडियो बनाते हैं, पिक्चर क्लिक कराते हैं, और साथ ही साथ वो टाइमिंग जब कार में ब्लास्ट हुआ तो चांदनी चौक से कुछ व्यापारी या हरियाणा के लोग जो खरीदारी करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ऐसे में बड़ी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो बहुत मुमकिन है, और एजेंसियों के लोग भी कह रहे हैं कि पैनिक में आकर इस तरह का इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 3:19 पर वो लाल किले के बैक साइड आप कर लें, पार्किंग के अंदर वो एंट्री करता है, और उसके बाद फिर 6:22 कुछ कह रहे हैं, 6:48 कह रहे हैं, वो वहाँ से निकलता है। कुछ किलोमीटर दूर तक यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके बाद यू टर्न लेकर आता है, फिर वहां पर धमाका हो जाता है। तो ये भी बात एजेंसीज के लोग कर रहे हैं कि पैनिक, लेकिन जो सिग्नेचर साइन है जैश ए मोहम्मद की अगर बात कर लें तो कार में पहले चूंकि अंकित हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं, अंकित ये समझाइए कि क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि लाल किला ही निशाने पर था। देखिए श्वेता, जो बात अरविंद और शम्स कर रहे थे उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, आज तक की टीम ने उस कार की जो आखिरी आधे घंटे की जर्नी है उसका एक 3D मॉडल बनाया है, और उसके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे हिसाब से लाल किला जो है वो पॉसिबल टारगेट था। ये सुनहरी मस्जिद है, करीब 800 मीटर यहाँ से लाल किला है। इस सड़क पे जब करीब 6:22 पे ये गाड़ी निकलती है I-20, इसके हम कुछ फ्रेम्स दिखा रहे हैं, तो ये आगे की तरफ बढ़ती है, जो राजघाट की तरफ रास्ता था जहां अभी आप खड़े होकर जहां से आप लाइव कर रहे हैं। हमारा जो लॉजिक है ये कहने का, अगर निशाना ये धार्मिक स्थल थे, अगर निशाना मेट्रो था, अगर निशाना ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान लेनी ही थी, तो ये गाड़ी करीब 5 मिनट पहले हमारे मॉडल के हिसाब से 5 मिनट पहले उस जगह के सबसे करीब थी जहां पे शायद अगर धमाका होता तो ज्यादा लोगों के जान जाने की आशंका थी। लेकिन गाड़ी 400 मीटर और आगे जाती है, सीसीटीवी के हिसाब से यू टर्न भी लेती है, जो कि आई विटनेस भी बता रहे हैं, और धमाका उस जगह पे होता है जो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास एक प्राइवेट गाड़ी है तो लाल किले की बिल्डिंग से इससे नजदीक और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। एक और खास बात है श्वेता, जो लोग करीब पिछले 15 या 20 सालों से मसूद अजहर के भाषणों को सुनते रहे हैं, अगर अयोध्या के अलावा किसी एक जगह का जिक्र मसूद अजहर बार बार करता है तो वो लाल किले का करता है। पिछले कई भाषणों में, आप दर्जनों भाषण सुन लीजिए 2000 के, वो लाल किले का जिक्र बार बार करता है। वही बात जो शम्स कह रहे थे, सिंबोलिज्म, एक नेशनल मैसेज, लाल किले पे धमाका कराना क्या एक साजिश थी, क्योंकि कई घंटों तक हमने जो ट्रैक किया है सुबह बदरपुर से, कई घंटों तक रास्ते में और भी दूसरे टारगेट हो सकते थे जो शायद ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमारे मॉडलिंग के हिसाब से इससे नजदीक और कोई जगह, कोई प्राइवेट गाड़ी लाल किले के नजदीक नहीं जा सकता था। तो अगर ये कंट्रोल ब्लास्ट था तो लाल किला ही एक, जिसे हम कहते हैं, प्लॉजिबल टारगेट माना जा सकता है। उसी लाल किले की उसी लाल बत्ती के साथ वो पूरा पुलिस का पोस्ट भी हो जाता है, जो पुलिस का थाना यहाँ पर है, और जहाँ पर आकर ये धमाका हुआ। हम जल्दी जल्दी आपको इसकी पूरी टाइमलाइन भी बता देते हैं, जिस तरीके से इसका पूरा ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और उसके बीचों बीच ये धमाका आकर दिल्ली में हुआ है। 19 अक्टूबर को ये पूरा टेरर मॉड्यूल का एक सिरा हाथ आया, जब जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में आतंकी संगठन जैश का पोस्टर लगा। पुलिस जांच शुरू करती है, सीसीटीवी खंगालती है। फिर 28 अक्टूबर को पुलिस को फरीदाबाद के अल फलाह
मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल का सुराग मिलता है। इस सुराग को खंगालने के दौरान 6 नवंबर को सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस अनंतनाग के डॉक्टर आदिल को पकड़ लेती है। आदिल को एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पकड़ा गया। 7 नवंबर को पुलिस आदिल को लेकर अनंतनाग जाती है। वहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहले पढ़े आदिल के लॉकर से दावा होता है कि AK-47 मिलती है। इस बीच पूछताछ के आधार पर 9 नवंबर को फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा जाता है, जो पुलवामा का रहने वाला है। 10 नवंबर की सुबह तक ये खबर आ जाती है कि फरीदाबाद में मुजम्मिल ने किराए पर 2 जगह कमरा लेकर सैकड़ों किलो विस्फोटक छुपा रखा था। इसी दौरान 10 नवंबर को ही लखनऊ में यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में डॉक्टर शाहीन पकड़ी जाती है। शाहीन जो मुजम्मिल की ही अल फलाह कॉलेज की साथी है। शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल मिलती है। छापेमारियां चलती रहती हैं। तब तक 10 नवंबर यानी कल शाम दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हो जाता है। इसके बाद आज जम्मू कश्मीर पुलिस पहले पुलवामा में डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लेती है। ये उमर का दोस्त है। वहीं आज ही लखनऊ में पुलिस और यूपी ATS मिलकर डॉक्टर शाहीन के भाई को तलाशते हैं, छापा मारते हैं, लेकिन यहां डॉक्टर परवेज अंसारी नहीं मिलता है। एक धमाके में 6 से ज्यादा डॉक्टर का रोल नजर आ रहा है। सबकी जड़ जम्मू कश्मीर है। सवाल है इस मॉड्यूल में क्या और भी डॉक्टर हैं? हम इस वक्त पुलवामा के कोयल इलाके में हैं और ये जो घर आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर नबी का है। डॉक्टर उमर नबी जिनका नाम कल से दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है, रेड फोर्ट ब्लास्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया और जिनके साथ जो 2 डॉक्टर हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को जो अनर्थ किया वो भी उन्हीं के साथ जो है MBBS कर रहे थे। एक बहुत बड़ी टेरर कॉन्स्पिरेसी लग रही है जिसमें और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। OGW नेटवर्क जो कि इस्तेमाल हुआ है, चाहे आप जो एक्सप्लोजिव्स प्रोक्योर हुए हैं या जो बाकी चीजें टाइमर्स और लॉजिस्टिक्स और उसके अलावा कुरियर करने में, तो एक पूरा एक नेटवर्क हो सकता है जिसकी कड़ियां ढूंढने में और जो कनेक्शन बनाने में अभी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं लगी हुई हैं। ये वही कमरा है जहां पर मुजम्मिल ने अमोनियम नाइट्रेट रखा था और ये कमरा जो विस्फोटक है यहाँ पर रखा था। और ये कमरा जो अल फलाह हॉस्पिटल है उससे 500 मीटर की दूरी पर है, दोज इलाके में आता है। और एक मद्रासी नाम के शख्स से इन्होंने कमरा किराए पे लिया था 1200 रुपये महीने पर और 2 महीने का कमरे का एडवांस दिया था। आप देख सकते हैं दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। ये पुलिस जब आई थी तो ताला तोड़ा था और अभी ये पूरा इलाका, पूरा कमरा बंद है। साझा ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस का और यूपी ATS का, पहले मड़ियाओं में और उसके बाद ये पहुंचे हैं लखनऊ के लालबाग में, जहां पर शाहीन के पिता सईद अंसारी का घर है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सईद अंसारी का जो मोबाइल फोन है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा घर से हार्ड डिस्क है उसको जब्त किया गया। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जो हार्ड डिस्क है वो परवेज की हो सकती है, जिसकी अरेस्टिंग के लिए सुबह ATS की टीम लखनऊ के मड़ियाव में गई थी। हम इस वक्त क्योंकि जहां पर मौजूद हैं वो उस आवास है सैयद अंसारी का। आपको तस्वीरों में हम अगर दिखाएं यहाँ पर तो इस वक्त भी चहलकदमी यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। ये वो आवास आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जो है यहाँ पर ये देखिए ये आवास है। यहीं पर ATS की टीम पहुंची थी। इसी आवास पर सईद अंसारी इसी गेट से बाहर आए थे। 121 नंबर ये घर है, लालबाग खंडारी लेन यहाँ का एड्रेस है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही मकान है जहाँ पर आदिल जो है वो किराए के कमरे में रहा करता था। फिलहाल इस मकान पर जो है अभी ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सिर्फ रात को आया करते थे और सुबह यहाँ से निकल जाया करते थे। बताया जा रहा है कि उनके पास एक एक्टिवा भी थी, जिस एक्टिवा के जरिए वो यहाँ पर आया जाया करते थे। हालांकि ये मोहल्ला ऐसा है, आप देखेंगे इस गलियों में तो बिल्कुल सुनसान जो है वो गलियां पड़ी हुई है। यहाँ पर आसपास के जो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, हालांकि कैमरे के सामने तो वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बताया कि हाँ वो कुछ लोगों को यहाँ देखा करते थे कि रात के समय कुछ यहाँ जो व्यक्ति हैं इनसे मिलने आते थे और सुबह चले जाते थे। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद ATS लखनऊ पहुंची और यहाँ पर छापेमारी की। सबसे बड़ी बात है लखनऊ के इस मड़ियाव थाना अंतर्गत आने वाले मुतक्कीपुर वहाँ पर पहुंची, जहाँ पर ये तकवा कॉलोनी है और यहाँ पर परवेज अंसारी नाम का जो डॉक्टर है वो यहाँ पर रहता है। ये घर अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वो घर है परवेज अंसारी का जो इस कॉलोनी में रहता है और इस पर ATS ने छापेमारी की। यहाँ पर छापेमारी के दौरान बहुत ही तरीके का जो लिटरेचर है वो बरामद हुआ है। इसके साथ साथ लिटरेचर के साथ साथ कई तरीके की जो मेडिसिन है वो बरामद हुई हैं जिसको ATS ने अपने कब्जे में लिया है।
कि सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आतंक जब हम सोचते हैं तो लगता है कि ऐसे लड़के जिनके दिमाग में, जिनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है, जिनके दिमाग में जहर भर दिया जाता है, पर डॉक्टर यानी कि एक सामान्य एजुकेशन भी नहीं, बहुत पढ़े लिखे वो शख्स। और जो जम्मू कश्मीर के इन डॉक्टरों की बात हो रही है, वो कहा जा रहा है बहुत गुर्बत से निकलकर, बहुत स्ट्रगल करके परिवार सोच रहा है कि अभी वो हमारा भरण पोषण करेगा, लेकिन वो तो यहाँ पर एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बनकर यहाँ पर पकड़े गए। क्यों डॉक्टर्स, क्यों? शम्स, ये शुरू से रहा है कि डॉक्टर हैं, ये पहली बार नहीं है, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, इवन ISI हो या फिर ये जो जैश का है पहली बार जो मॉड्यूल आया ना, इसमें एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो ये कि ये जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे मुजम्मिल हो, आदिल हो, उमर हो और डॉक्टर शाहीन हो जो लेडी डॉक्टर इकलौती, इन सभी का तार एक फरीदाबाद में एक मौलाना से जाकर जुड़ता है, और जिसके घर से भी अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो कहते हैं जो रेडिकलाइज करने का पूरा खेल हुआ है, और इस मौलाना से बाकी ऐसी तमाम और भी लड़के हैं जिनके साथ रिश्ता है, जिसको इस वक्त खंगाल रही एजेंसियां भी, अब तो NIA देखेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारा एक ब्रेन वॉश जो है ये वहाँ से आया, और ये सिर्फ अभी तो 4-6 नाम आ रहे हैं, इस मॉड्यूल में और कितने हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब एक ही पेशे से जुड़े हुए एक लोगों को लेकर एक टीम बनाई गई जिसमें सारे डॉक्टर हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। वाकई नहीं, आपने जो सवाल पूछा, अब ये डॉक्टरों का मॉड्यूल क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक वजह है कि पहले इंजीनियर, जैसा शम्स ने बताया, और कई बार ऐसा हुआ, 2008 के ब्लास्ट में कई इंजीनियर और सिलसिलेवार में इंजीनियर शामिल रहे। इस बार और चूंकि ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन है उस पर इंटेलिजेंसीज की खासी नज़र है, कई क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, गुजरात ATIS ने किया, दिल्ली पुलिस ने किया, तो एक नया मॉड्यूल तैयार हुआ डॉक्टर का, जो आम लोगों के बीच रहता है, लोगों का इलाज करता है। अब जो सहारनपुर से अरेस्ट हुआ है वो दिल का इलाज करता है, तो डॉक्टरों की एक पूरी टीम बनाई गई। लंबे वक्त तक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी हुआ और फिजिकली रेडिकलाइजेशन हुआ, और लंबे वक्त से मॉड्यूल चला था। आप अंदाजा लगाइए कि यही मॉड्यूल कश्मीर में पोस्टर लगाता है, तब पहली बार लीड मिली थी। तो ये जो डॉक्टर की बात करें, जिंदगी देता है, ये तो डॉक्टर डेथ। हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब क्या रहेगा? बिल्कुल, अगर इस तरह की चीज सामने आ रही है। एक और देखिए, एक और गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर ये आ रही है, फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। शोपियां में इमाम इरफान अहमद वाघा उर्फ मोवी को गिरफ्तार किया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने श्रीनगर पुलिस की मदद से इरफान अहमद को पकड़ा। इरफान शोपियां की एक मस्जिद का इमाम है और उस पर कट्टरपंथ में शामिल होने का संदेह है। उसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी से संबंधित मामले में हुई है। जब से ये धमाका हुआ उसके बाद से जैश का नाम सामने आ रहा है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें हो? क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अल मोमिनात की जमात का काम हम बहुत पहले शुरू करना चाहते थे, रुकावटें आती रहीं, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बाजी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर के सुबकने की आवाज, उसकी एक बड़ी साजिश के खुलासे पर देश दुनिया ने सुनी। मौका था जैश ए मोहम्मद की तरफ से आतंक की ब्रिगेड में महिलाओं की भर्ती का, जिसका जिम्मा मसूद अजहर ने छोटी बहन को सौंपा, क्योंकि बड़ी बहन ऑपरेशन सिंदूर में मारी जा चुकी है। इसी इंतजार में जामे शहादत नौश फरमा गई, तो उसके बाद फिर ये इरादा हुआ कि अब इस काम को मजीद मौखर न किया जाए। चुनांचे आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल मोमिनात जमात की रुकनियां शुरू हो रही है। अक्टूबर के महीने में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने जैश में महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया। जमात उल मोमिनात बनाने का ऐलान हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर 8 नवंबर से भर्ती का प्लान बना, लेकिन भारत में उसकी साजिश का सबसे बड़ा प्यादा पकड़ा गया। ये डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसके तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मसूद ने उसे भारत में महिलाओं को जैश में शामिल करवाने का जिम्मा सौंपा, जिसके बाद सवाल आया, तो क्या दिल्ली धमाके में जैश का ही हाथ? जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले जिस बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, उसी मामले में डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार किया गया।
इस जिस आवास को हम दिखा रहे हैं वो शाहीन का आवास है। शाहीन और परवेज सगे भाई बहन हैं और सईद अंसारी के बेटे और बेटी हैं। ये 121 नंबर खंडारी लेन का आवास है जहां पर कुल मिलाकर रहते हैं। कौन रहता है? सईद अंसारी, जिनको लेकर लगभग 1 घंटे यूपी एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ ये पूरी पूछताछ की है, पड़ताल की है। इस बीच में यहाँ के एक लोकल आदमी को भी सईद अंसारी की शिनाख्त के लिए बुलाया गया, जिससे ये प्रूव हो पाए कि वो जिनसे इंटरोगेशन हो रहा है ये कंफर्म हो पाए कि वो सईद अंसारी शाहीन और परवेज के पिता ही हैं। लखनऊ में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ शाहीन के घर जाकर पड़ताल की। इससे पहले उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर 3 घंटे तक तलाशी ली गई। घर से कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक बरामद हुई। बरामद कार पर लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ मिला। जैश की महिला विंग आतंक की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को मनोवैज्ञानिक युद्ध, प्रचार और फंडिंग जैसे कामों में शामिल किया जा रहा है। इस संगठन की अगुवाई पाकिस्तान में मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है। जैश ने महिलाओं को धार्मिक जिम्मेदारियों और जिहाद के नाम पर जोड़ने की योजना बनाई, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण देकर संगठन के मिशन में शामिल किया जा रहा है। भारत में डॉक्टर शाहीन जैसे लोगों के जरिए ये नेटवर्क फैलाने की योजना थी। ये तो हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि इस तरह की घटना हो जाएगी, ये तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। हम लोगों का बचपन इसी मोहल्ले में बीता, यही हम लोग पले हुए बड़े हुए, बट इस तरह की घटना हो जाएगी ये तो बहुत मोहल्ले के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। ये बताया गया है शाहीन और परवेज दोनों भाई बहन हैं। परवेज का घर एक मड़ियाओं में भी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या दोनों का यहाँ आना जाना था बचपने में, या फिर आप लोग अगर यहाँ बचपन से रहे हैं? नहीं, बचपने में तो चूंकि इन लोगों को आना जाना था यहाँ पर, और बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, और इस तरह की घटना कर देगी ये तो हम लोग पूरा मोहल्ला सुन के शॉक्ड है। शाहीन भले ही पेशे से डॉक्टर हो, लेकिन वो हरियाणा के फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आई। इस तरह दिल्ली धमाके में जैश के 2 बड़े लिंक सामने आए। पहला आतंकी मॉड्यूल जिसने धमाका किया, और दूसरा शाहीन जिसकी कार से असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में पहले कारतूस भी मिले। ये पूरा मामला इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैश-ए-मोहम्मद अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को आतंक की नई रणनीति में शामिल कर रहा है, जिससे शक ना हो और नेटवर्क गुप्त बना रहे। जैश मोहम्मद इस तरह के गाड़ी में के थ्रू अटैक करते रहे हैं, और गाड़ी में अटैक करने का मतलब होता है कि वो आदमी को फिदायीन होना पड़ेगा। आदमी उतना कमिटेड टेररिस्ट होना चाहिए जो अपनी जान देने के लिए इस काम के लिए तैयार हो। और ऊपर से टेक्नोलॉजी, पुलवामा अटैक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उस समय पाकिस्तान से ट्रेंड आदमी आए थे जिन्होंने उस गाड़ी को तैयार किया, जिसने उस व्हीकल में ब्लास्ट करवाया। दिल्ली धमाके का जैश से कनेक्शन जुड़ने की दूसरी वजह हमले में गाड़ियों का इस्तेमाल है। लाल किले के पास हुए धमाके में पेशे से एक डॉक्टर ने कार चलाते हुए खुद को उड़ा लिया। इसी तरह जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को कश्मीर में आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था, जिसमें देश के 46 सैनिक शहीद हुए थे। पाकिस्तान के आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने पहले एयर स्ट्राइक की और फिर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। पाकिस्तान में लश्कर और जैश के ठिकाने भी तबाह हुए, लेकिन इन तस्वीरों ने बता दिया कि पाकिस्तान की सरकार की शह पर जैश जैसे आतंकी संगठन दोबारा खड़े होने में जुट गए हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद में फिर से जैश-ए-मोहम्मद के तबाह ठिकाने को बनाने की बात पाकिस्तानी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए जैश के मरकज में वहां के केंद्रीय मंत्री राणा मोहम्मद और नेता अफसर गए थे, जिसने जैश और पाकिस्तान सरकार के नेटवर्क को एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है। 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक धमाके ने दिल्ली को दहलाया है। मोदी सरकार इसको लेकर बेहद संजीदा है, क्योंकि जो सरकार ये दावा कर रही थी कि उसके राज में कहीं पर भी कोई आतंकी हमला किसी शहर में नहीं देखने को मिला है, वहां पर दिल्ली में अगर ऐसा धमाका होता है तो उसको लेकर संजीदगी दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली विस्फोट के लिए जिम्मेदार हर शख्स को ढूंढ निकालने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली विस्फोट में संलिप्त प्रत्येक दोषी को हमारी एजेंसियों के कहर का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री से पहले प्रधानमंत्री ने भी जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी सख्त कार्रवाई की बात कही है। भूटान में उन्होंने ये बातें कही। इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था।
लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के 17 घंटे बाद भूटान पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें बहुत साफ कही। दिल्ली में धमाके के बावजूद वो भूटान गए क्योंकि अपने इस पड़ोसी देश को लेकर भारत की प्रतिबद्धता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहीं से देश को भरोसा दिलाया जो दिल्ली में हुए भयानक धमाके के बाद दोषियों को खोज रहा है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। करीब 7 महीने बाद ऐसा दोबारा हुआ है। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद इसी तरह से देश को विश्वास दिलाया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 2 दिन बाद पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा करके भी दिखाया था। सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये विश्वास दिलाया कि दिल्ली बम धमाके के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की ताकत आतंक के खिलाफ देखी, पाकिस्तान को घुटनों पर आते देखा, जिसके बाद खबरदार करता सवाल है कि अब की बार क्या होगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री का ये बयान अपने आप बहुत अहम है, क्योंकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि लाल किले के सामने जो कार में बम धमाका हुआ क्या वो आतंकी हमला है। इसे लेकर तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, इसलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है, क्योंकि जिस धमाके ने दिल्ली और देश को दहलाया उसके शिकार लोगों की शवों की पहचान तक करना मुश्किल हो गया। इस धमाके में जान गंवाने वालों में दिल्ली के अमर कटारिया भी शामिल हैं, जिनके शव की पहचान टैटू से हो पाई। अमर कटारिया की चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस में दवा की दुकान है। 34 साल के अमर कटारिया को घूमने और बाइक चलाने का शौक था। 4 साल पहले उनकी शादी हुई और 3 साल का एक बेटा है। सोमवार शाम उन्हें परिवार के साथ डिनर पर जाना था। इससे पहले ही धमाके ने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल से टैटू देखकर पिता ने अपने बेटे की पहचान की। माँ को पहला प्यार और पिता को अपनी ताकत बताने वाले अमर का परिवार टूट चुका है। माँ, पिता और पत्नी सदमे में हैं, जबकि उनका बेटा अब कभी नहीं जान पाएगा कि उसके पिता कितने जिंदा दिल थे। वहाँ से गुजर रहा था मेट्रो पे जाने के लिए, अपना घर को जाने के लिए, तो वहीं ब्लास्ट हो गया, उसके सिर पे लगा। सिर पे लगने के बाद वहीं हो गया और डेड हो गया। क्या एक घर का इकलौता चिराग था? हाँ जी, एक लड़का ही था, यही लड़का। अच्छा, अब एक इसका लड़का है। कितने 3 साल का है। 3 साल का। ऐसी ही दर्दनाक कहानी अमरोहा के अशोक कुमार की है, जो दिल्ली धमाके में मारे गए। अशोक दिल्ली में बस कंडक्टर थे। 3 बच्चों और बूढ़ी माँ का सहारा। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो घर लौट रहे थे, लेकिन धमाके में जान गंवा बैठे। दिल्ली ब्लास्ट में घर के इकलौते चिराग के बुझ जाने के बाद परिवार के सामने रोटी के लाले पड़ने की आशंका है। अभी हमारा चचेरा भाई है, वो दिल्ली रह रहा था, उसके बारे में जानकारी मिली है। जैसे भी जानकारी कर रहे हैं, न्यूज वगैरह से जानकारी, थाने से जानकारी मिली है। अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो क्या बताया गया? ये ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसमें तुम्हारा भाई भी खत्म हो गया। दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए धमाके में 17 लोगों की जान गई थी। इसके 14 साल तक शांति बनी रही। लोग आतंक के खौफ को करीब करीब भूल गए थे, लेकिन बेफिक्री के इसी आलम में सोमवार को हुए ब्लास्ट ने शांति के सिलसिले को तोड़ दिया। धमाके के बाद लोग एक बार फिर हैरान परेशान भागते दिखे।
ब्लास्ट के बाद भगदड़ और दहशत का माहौल दिखा। ये धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि आसपास की दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए। लाल किले के पास जैन मंदिर तक को नुकसान पहुंचा। इंटेंसिटी जो थी वो बम की काफी ज्यादा जबरदस्त थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के आसपास का ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये खिड़की का मॉडलिंग है वो पूरी तरह से टूट गया। इसके अलावा शीशे ही शीशे इस वक्त जो है वो टेबल पर बिखरे हुए हैं। ये पूरा विंडो है वो इस वक्त यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जब सामने आप रोड देख रहे हो तो उस रोड पे जब मैं निकला तो वहाँ देखा कि मैंने मानव अंग पड़े हुए हैं, तो उनके चीथड़े पड़े हुए थे, तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया। तो सोमवार को दिल्ली में ऐसा धमाका हुआ जिससे इंसान हवा में उछल गए। जिस कार में धमाका हो उसने आग की गोली में बदलकर आसपास के लोगों को, इलाके को झुलसा दिया। ये ब्लास्ट सरकार के लिए भी इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले 11 साल में कश्मीर के बाहर कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ। इसे केंद्र की सरकार अपनी उपलब्धि बताती रही, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद अब फिर सवाल उठने लगे। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा। इस मामले में बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार घबराहट में यह धमाका हुआ। ये बताया जा रहा है कि घबराहट में यह धमाका हुआ। कार में धमाका जो है वो आत्मघाती नहीं था, ये सूत्र कह रहे हैं, क्योंकि विस्फोटक जो था वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे सामने इस समय आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, कि जो धमाका हुआ था वो आत्मघाती नहीं था। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल